नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक के संपूर्ण घटनाओं का जो अटूट विवरण है उसको हम देखने वाले हैं। आपको यूनिक वॉइस और यूनिक साउंड्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, सारा डिटेल रहेगा उसमें। यही आपका पीपीटी है जिसमें आपको डिटेल्स के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। के बाद एक नया आजाद मुल्क आकार ले रहा है। हाँ बिल्कुल, एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। वही तो। लेकिन ठीक उसी सटीक समय पर सरहदों के दोनों ओर लाखों लोग अपना घर बार, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजाने और बेहद खौफनाक सफर पर निकल पड़े हैं। ये इतिहास का एक ऐसा क्रूर विरोधाभास है जो किसी को भी विचलित कर सकता है। एक ही पल में चरम खुशी और चरम यातना का ये समानांतर वजूद। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो बड़ा मकसद है वो इसी जटिलता को डिकोड करना है। हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो हमें महज तारीखों का रट्टा मारने को नहीं कहते। बिल्कुल नहीं, तारीखें तो किताबों में मिली जाती हैं। सही कहा। आज हमारा मिशन है 1885 से लेकर 1947 तक के इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक अटूट चेन या जंजीर की तरह समझना। मतलब एक के बाद एक गिरते हुए डोमिनोज की तरह है। इतिहास अलग अलग डिब्बों में रखी घटनाओं का ढेर नहीं है। हाँ। उम्म, जैसे एक घटना की विफलता या सफलता ने कैसे अगली घटना के लिए बारूद का काम किया। आज हम इसी कॉज एंड इफेक्ट का विश्लेषण करेंगे। और ये नजरिया इतिहास को समझने के लिए सबसे सटीक है, क्योंकि जब हम घटनाओं को एक कड़ी के रूप में देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 47 का वो अगस्त रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था। उसकी वैचारिक नींव तो 60 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। तो चलिए इन डोमिनोज की पहली कड़ी की ओर चलते हैं। 1885 का साल, बॉम्बे का एक हॉल और 28 दिसंबर की तारीख, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ वाचा जैसे दिग्गज वहां मौजूद है। लेकिन इन दस्तावेजों में जो नाम सबसे ज्यादा खटकता है वो है एओ ह्यूम। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। वही ना। मतलब एक सेकंड के लिए अजीब लगता है कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली संस्था की बुनियाद एक अंग्रेज रख रहा है। क्या ये महज एक प्रेशर वाल्व था? सड़कों पर खूनी बगावत बनकर ना फूटे। बिल्कुल। क्या वे चाहते थे कि ये गुस्सा बस एक सुरक्षित कमरे में याचिकाओं के जरिए शांति से बाहर आ जाए? देखिए, ब्रिटिश प्रशासन का नजरिया यकीनन यही था। 1857 के विद्रोह ने उनकी नींव हिला दी थी। बाद में लॉर्ड लिटन जैसे वाइसरॉय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाकर आवाज कुचलने की कोशिश भी कर चुके थे। तो वे चाहते थे कि असंतोष को एक कानूनी ढांचा मिल जाए। हाँ, लेकिन यहाँ दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। उस समय के भारतीय राष्ट्रवादी कोई नादान मोहरे नहीं थे। उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल एक तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। ये एनालॉजी यहाँ कैसे फिट बैठती है? क्या भारतीय नेता समझ रहे थे कि वे एक ब्रिटिश अधिकारी का फायदा उठा रहे हैं? 100%। उस समय एक नई बौद्धिक चेतना पनप रही थी। भारतीय विचारक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे खुद कोई राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे तो ब्रिटिश सरकार उसे पैदा होते ही कुचल देगी। अच्छा, तो उन्होंने एक अंग्रेज के नाम के पीछे छिपकर पूरे देश के नेताओं को एक साथ लाने का सुरक्षित मंच तैयार कर लिया। बिल्कुल, वे ह्यूम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सरकार तुरंत कोई दमनकारी कदम ना उठाए। ये तो दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करने का खेल था। और ये शुरुआती याचिका वाली राजनीति कुछ समय तक कारगर भी रही, जिसने पूरे देश के नेतृत्व को एक सूत्र में बांधा। लेकिन ये सुरक्षित कमरों वाली राजनीति बहुत लंबी नहीं चल सकी, क्योंकि 20 साल बाद 1905 में ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसा दांव चला जिसने इस प्रेशर वॉल्व को पूरी तरह फाड़ दिया। यहाँ हम बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन का वो फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। कर्जन ने 1905 में बंगाल को बांटने की घोषणा की। दस्तावेज बताते हैं कि इसके पीछे का बहाना बहुत ही तकनीकी था, प्रशासनिक सुविधा। ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि बंगाल का सूबा इतना बड़ा है कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जाहिर है इस प्रशासनिक बहाने के पीछे की असली मंशा कुछ और ही थी।
असली मंशा थी उस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जो उनके खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बन रही थी। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर था। और ये फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे नग्न उदाहरण था, है ना? बिल्कुल। कर्जिन की सोच साफ थी कि अगर बंगाल को धर्म और भाषा पर बांट दिया जाए तो ये एकता अपने आप टूट जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये दांव उल्टा पड़ गया। इस विभाजन ने उस गुस्से को भड़का दिया जिसे नरमपंथी नेता अब तक याचिकाओं से दबाए हुए थे। और इसी से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। लोग कमरों से निकलकर सड़कों पर आए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इस जन दबाव का असर इतना भयानक था कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग को यह विभाजन रद्द करना पड़ा। लेकिन इस उथल पुथल ने कांग्रेस के भीतर ही एक गहरी वैचारिक दरार पैदा कर दी थी। 1907 का मशहूर सूरत अधिवेशन, जहां कांग्रेस दो फाड़ हो गई, नरम दल और गरम दल। रास बिहारी घोष बनाम लाल बाल पाल, क्या ये महज नेताओं के अहंकार की लड़ाई थी? इसे महज ईगो का टकराव कहना नाइंसाफी होगी। ये पूरी तरह से एक रणनीतिक मतभेद था। मतलब अप्रोच का फर्क था। हाँ, नरम दल विरोध को संवैधानिक दायरे और केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था। उन्हें डर था कि सीधे बगावत से पूरा संगठन दमन का शिकार हो जाएगा। और गरम दल का नजरिया, जाहिर है जब याचिकाओं से बंगाल का विभाजन नहीं रुका तो उन्होंने सोचा होगा कि अब पुराना तरीका काम नहीं करेगा। सही पकड़ा। उनका विजन अधिक आक्रामक था। वे मानते थे कि इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहिए। ये टकराव इतना बढ़ गया कि सूरत अधिवेशन में बात हाथापाई और कुर्सियां चलने तक पहुंच गई। और कांग्रेस टूट गई। इस दिशाहीनता का सीधा असर देश के युवाओं पर पड़ना लाजमी था। जब बड़े नेता लड़ रहे हों तो हताशा चरम पर पहुंच जाती है। और इसी हताशा के गर्भ से सशस्त्र विद्रोह का उफान आया। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस का किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंकना इसी हताशा का हिंसक परिणाम था। युवाओं को लगने लगा था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। और ये ज्वाला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। जिनका मानना था कि अंग्रेजी राज को उखाड़ने के लिए 1857 जैसी एक और पूर्ण क्रांति की जरूरत है। तो सोचिए, एक तरफ याचिकाएं, दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवाद और तीसरी तरफ हथियारबंद क्रांतिकारी। इतने जटिल माहौल में 1915 में एक ऐसा व्यक्ति भारत आता है जो इस आंदोलन की पूरी धुरी बदल देता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। जी। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जब देश में गदर पार्टी की बातें हो रही हैं, तिलक कह रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे उग्र माहौल में, हाँ, ऐसे खून खौलाने वाले माहौल में आम जनता ने अचानक एक ऐसे व्यक्ति के अहिंसक सत्याग्रह को कैसे स्वीकार कर लिया? ये इस पूरे कालखंड का सबसे दिलचस्प बिंदु है। आम जनता अचानक अहिंसक नहीं हो गई थी। इसका जवाब गांधी जी के भाषणों में नहीं, बल्कि उनके जमीनी पायलट प्रोजेक्ट्स में छिपा है। पायलट प्रोजेक्ट्स, मतलब जब वे आए तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बहुत व्यवहारिक सलाह दी थी। 1 साल तक अपना मुंह बंद रखना, कोई बड़ा भाषण मत देना, सिर्फ देश का दौरा करना। कोई ग्रैंड एंट्री नहीं, कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन सीधे शुरू नहीं किया। बिल्कुल नहीं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां किसानों को तिनकठिया प्रणाली के तहत जबरदस्त नील की खेती करनी पड़ती थी। तो गांधी जी वहां गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का भाषण नहीं दिया। नहीं, इसके बजाय उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। 8,000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए, एक कानूनी केस बनाया और उस क्रूर प्रणाली को खत्म करवाया। ये तो पूरी तरह से एक नया तरीका था। भावनाओं की जगह तथ्यों पर आधारित लड़ाई। ठीक यही बात थी। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। मजदूरों का 35% वेतन बढ़ाने के लिए पहली भूख हड़ताल की और जीत हासिल की। और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जहां फसल बर्बाद होने पर भी लगान वसूला जा रहा था। वहां भी लगान माफी करवाई। इन सफलताओं का संदेश साफ था कि ये नेता सिर्फ बातें नहीं करता, नतीजे देता है। इन जीतों ने उन्हें वो विश्वसनीयता दी जो उस समय किसी के पास नहीं थी। लेकिन ये शांतिपूर्ण संघर्ष जल्द ही एक भयंकर राष्ट्रीय त्रासदी से टकराने वाला था। 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। ना वकील, ना दलील, ना अपील। और इस दमनकारी कानून ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार की। अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और जनरल डायर ने बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता रोक लिया। और निहत्थे लोगों पर
बिना चेतावनी के तब तक गोलियां चलवाईं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। ये कोई भूल नहीं थी, ये आतंक पैदा करने की सोची समझी क्रूरता थी। इस नरसंहार ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। इसी बीच 1919 से 22 का खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। और इन सब का परिणाम था 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन। ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। लेकिन यहाँ इतिहास का एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। हाँ, आंदोलन बिल्कुल चरम पर था और तभी 4 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा में हिंसा हो जाती है। गुस्साई भीड़ पुलिस थाने में आग लगा देती है और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। और इस एक घटना के कारण गांधी जी पूरा आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्या ये ओवर रिएक्शन नहीं था? उस समय कई बड़े नेता जेल में थे और वे भी इस फैसले से नाराज थे। लेकिन गांधी जी का तर्क बहुत गहरा था। वो क्या? वे समझते थे कि ब्रिटिश सरकार के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अगर आंदोलन हिंसक होता तो हुकूमत को कानून व्यवस्था के नाम पर कत्लेआम करने का बहाना मिल जाता। अच्छा, वे आंदोलन को कुचले जाने से पहले उसे रणनीतिक रूप से वापस लेना बेहतर समझते थे। बिल्कुल, जनता अभी अहिंसक अनुशासन को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सोच थी। लेकिन इस अचानक रोक से एक भारी खालीपन आ गया और इसी से एक नई रणनीतिक बहस शुरू हुई। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगर इसे कॉर्पोरेट एनालॉजी के तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि गांधी जी की रणनीति कंपनी के बाहर रहकर हड़ताल करने जैसी थी, जबकि स्वराज पार्टी की रणनीति सिस्टम के अंदर घुसकर बोर्ड रूम में हंगामा करने जैसी थी। ये तुलना उस स्थिति को बहुत स्पष्ट करती है। स्वराज पार्टी चाहती थी कि प्रांतीय चुनाव में भाग लेकर सरकारी कामकाज में अड़ंगा डाला जाए। लेकिन ये मतभेद कांग्रेस को फिर से तोड़ने की कगार पर ले आया था और यही वजह है कि 1924 का बेलगाम अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण है, जो इतिहास का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की। हाँ, सिर्फ कांग्रेस को बिखरने से बचाने के लिए। कांग्रेस एकजुट रही और इसका फायदा भी मिला क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। ये तो अब भारतीयों की राजनीतिक समझ और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। इसी कारण पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे और इसी विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी शहादत हुई। उनका वो कथन कि हर लाठी ताबूत की कील साबित होगी, उसने युवाओं के भीतर के लावे को बाहर ला दिया। इसी गुस्से के कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और ये सारा जन आक्रोश अंततः 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक नई दिशा लेता है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले तक तो मांग सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की हो रही थी, है ना? हाँ, डोमिनेंट स्टेटस का अर्थ था कि शासन भारतीयों का, लेकिन सर्वोच्च संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन की। 1929 में ये स्पष्ट हो गया कि अब ये आधा अधूरा समझौता मंजूर नहीं है। और इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक हर इंसान की बुनियादी जरूरत थी। प्रकृति की दी हुई चीज पर टैक्स लगाना ब्रिटिश क्रूरता का सबसे नग्न रूप था। तो नमक कानून तोड़ना आम आदमी के लिए ब्रिटिश सत्ता की वैधता को नकारने का सबसे सरल तरीका था। और इस भागीदारी ने सरकार की जड़ें हिला दी। उन्हें मजबूरन भारतीयों को गोल में सम्मेलनों में बराबरी पर बुलाना पड़ा। इन सम्मेलनों में एक जटिल मुद्दा सामने आया, दलित प्रतिनिधित्व का। डॉक्टर अंबेडकर ने दृढ़ता से अपनी बात रखी और 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। वे अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे थे? क्योंकि उनका मानना था कि अलग निर्वाचन मंडल हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। यह फूट डालो नीति का ही विस्तार था। अंततः एक तनावपूर्ण माहौल में ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं, लेकिन अलग निर्वाचन का विचार छोड़ दिया गया। ये आंदोलन में एक परिपक्वता का मुकाम था। लेकिन तभी दुनिया में एक बड़ा भू राजनीतिक भूचाल आ गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया।
और इसी उथल पुथल के बीच 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी। युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर भारी दबाव था, तो 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। प्रस्ताव था कि अगर भारतीय युद्ध में साथ दें तो बाद में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिसे गांधी जी ने डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। यहाँ गांधी जी की वैश्विक भू राजनीतिक समझ दिखती है। ब्रिटेन युद्ध में कमजोर पड़ रहा था और जापानी सेनाएं भारत की सीमाओं तक पहुंच रही थीं। तो ऐसे साम्राज्य पर भरोसा कैसे करते? इसी अविश्वास ने 8 अगस्त 1942 को अभारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। करो या मरो का नारा। ब्रिटिश सरकार ने भी क्रूरता की हदें पार करते हुए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और रातों रात शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जनता रुकी नहीं। उन्होंने समानांतर सरकारें चला दी और उधर भारत के बाहर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। दिल्ली चलो के उद्घोष के साथ सीधा सैन्य मोर्चा खोल दिया। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन अंदर से खोखला हो चुका था। उन्हें स्पष्ट हो गया कि अब सैन्य बल के दम पर राज करना असंभव है। इसलिए 1946 में उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन की खास बात ये थी कि इसने पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था। तो यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा क्या होता अगर का सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जब 46 में कैबिनेट मिशन ने बंटवारा नकार दिया था तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को देश काटना ही एकमात्र विकल्प क्यों लगा? क्योंकि जमीनी हकीकत खौफनाक हद तक बदल चुकी थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 46 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और जो कलकत्ता से दंगे शुरू हुए उन्होंने पूरे देश को चपेट में ले लिया। प्रशासनिक ढांचा, पुलिस, सब कुछ सांप्रदायिक आधार पर ढह गया था। माउंटबेटन ने देखा कि ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं हो सकता। मतलब बंटवारा अब राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक भयंकर गृह युद्ध को रोकने की हताश कोशिश थी। बिल्कुल, शरीर के बाकी हिस्से को बचाने के लिए किसी अंग को काट देना। और उसी विवशता से निकली माउंटबेटन योजना। जरा इस क्रोनोलॉजी को देखिए। 1885 के छोटे से कमरे से शुरू हुई कहानी 60 सालों के दौरान आजादी की दहलीज तक पहुंची। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। सर सिरिल रैडक्लिफ ने, जिसे भारत का कोई ज्ञान नहीं था, महज कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर एक लकीर खींच दी। रेड क्लिफ लाइन। उन 60 सालों का सफर विरोधाभासों से भरा था। याचिकाओं से लेकर बम धमाकों तक, अहिंसा से लेकर तोपों तक। और अंततः एक एकीकृत राष्ट्र के सपने से लेकर कागज पर खींची उस दर्दनाक लकीर तक। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा विचार है जो इतिहास से निकलकर सीधे हमारे आज से टकराता है। वो क्या? हमने देखा कि रैडक्लिफ ने कुछ हफ्तों में कागज पर एक लकीर खींचकर जमीन बांट दी, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीतियों ने दशकों तक काम करते हुए पीढ़ियों के मन में जो मनोवैज्ञानिक सरहदें, जो साइकोलॉजिकल बॉर्डर्स खींचती थी, वो बहुत गहरी थी। या उन्हें मिटाने के लिए 60 साल का समय काफी था? क्या एक समाज के रूप में हम आज भी उस ऐतिहासिक विभाजन के अदृश्य घावों से उबरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जो साबित करता है कि इतिहास कभी अतीत में खत्म नहीं होता। वो हमारे वर्तमान में लगातार सांस लेता रहता है। इस विस्तृत और गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलूं सर, जी ध्यान नहीं दबे कहिए। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आपसे आप लोग को ऐसा ही कंटेंट मिलने वाला है, तो विद्या जी एस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप लोग का क्वेश्चन है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, आप लोग को बताना है। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ है गांधी जी का 1917 में, तो गांधी जी को बुलाने के लिए बिहार से कौन गए थे, उनका भी उस आंदोलन में नाम बहुत फेमस है, ज़रूर बताइएगा आप लोग। सेफ्टी वाल्व आप लोग समझ गए होंगे।
और तड़ित चारा जिसे लाइटनिंग कंडक्टर गांधी जी ने कहा था। चलिए, तो अभी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग की दिन शुभ हो।